बच्चों, आज मैं आपको टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है रे ऑप्टिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ रे रिफ्लेक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट ए सर्टेन एंगल undergoes a deviation of 270 degree after two reflection. The number of images. तो जरा बताइए, मैंने आपसे कहा था दो लगातार रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई लाइट रे बाहर जा रहा है तो उसका जो डेल्टा होता था डेविएशन, वो डेल्टा होता था 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, जहाँ पे थीटा होता था एंगल बिटवीन मिरर्स। और ये बताइए 270 दिया है, ये 270 है और ये देखिए 360 माइनस 2 थीटा। तो बताइए 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, थीटा आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब उन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो बताइए 45 डिग्री होगा। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इमेजेस का, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। हमने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ इमेजेस, तो बताओ 360 अपॉन 45 माइनस 1, ये बताओ आंसर आ गया 7 इमेजेस। 7 इमेजेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में कह रहा था पोजीशन ऑफ फोर्थ इमेजेस फ्रॉम मिरर M1। M1 मिरर की जो चौथी इमेज होगी उसकी पोजीशन बतानी है। तो जरा सोचो, फोर्थ इमेज, इसकी पहली इमेज कितना पीछे बनेगी 6 सेंटीमीटर I1, क्योंकि प्लेन मिरर की क्वालिटी होती है जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। अच्छा, इसकी पहली इमेज बताओ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी I1 डैश। अब ये I1 डैश इस M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो ये बताओ जो गैप है ये हमारा 21 है, तो 21 और 15 बताओ 36। तो जो दूसरी इमेज बनेगी I2 वो यहाँ से बनेगी 36 सेंटीमीटर पे, और इसके लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा बताओ वो M1 की पहली इमेज I1 होगा। तो 21 और 6 बताइए 27। तो यहाँ पर जो दूसरी इमेज बनेगी I2 वो यहाँ से 27 पे बनेगी। अब M1 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा बताओ वो I2 होगा 27 एंड 21, जरा ऐड करिए 48। तो बताओ तीसरी इमेज यहाँ बन रही होगी 48 पर। और बताओ इसके लिए तीसरी इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो I2 होगा जो कि 36 पर है। तो 36 एंड 21 बताइए 36 एंड 21 जरा ऐड करें तो ये हुआ हमारा 57। तो यहाँ पे बन रही होगी तीसरी इमेज 57 पर, 57 सेंटीमीटर। अब M1 की जो फोर्थ इमेज होगी उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा I3, और ये बताइए यहाँ से 57 है प्लस 21, तो इस मिरर से जो दूरी आई 7, 8 और ये 7, तो बताओ 78। तो यहाँ से जो फोर्थ इमेज आ रही है I4 वो आ रही होगी 78 सेंटीमीटर पर। तो बताओ आंसर हो जाएगा थर्ड 78 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड नंबर में कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट रेस्ट, द मिरर स्टार्ट टर्निंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 बाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रिफ्लेक्टेड रे एट द एंड ऑफ 1/4 सेकेंड मस्ट हैव टर्न थ्रू। बताइए, मैंने आपको सिखाया था अगर मिरर घूमता है थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे घूमता था 2 थीटा, और दोनों का रोटेशन का साइन सेम होता था। आपको पढ़ाया था मैंने कि अगर मिरर को थीटा एंगल घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमता है। तो पहले एक काम करो, थीटा मिरर का निकालो। थीटा मिरर का देखो क्या होगा, ओमेगा इनिशियल इंटू टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 0 है, हाफ अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी दी गई है, अल्फा दिया गया है 4 पाई। तो ये देखो 4 पाई और टी बताइए 1/4 सेकेंड, तो 1/4 का स्क्वायर।
तो जरा देखो भाई यहाँ पर ये बचा 2 पाई बाई 16, तो ये आया पाई बाई 8, पाई बाई 8 रेडियन मिरर घूमा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन होगा थीटा रिफ्लेक्टेड रे, जो थीटा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 टाइम्स ऑफ थीटा मिरर होगा। तो बताइए भाई 2 इंटू पाई बाई 8, आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, आंसर पाई बाई 4 रेडियन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। बताइए कभी भी फोकल लेंथ निकालना हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट, और जहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज वहाँ होगा फोकस। ये हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया, इनफाइनाइट। तो बताओ जहाँ पर इमेज बनेगी उसी का नाम होगा फोकस, और हम लगाएंगे NR अपॉन V माइनस NI अपॉन U इज इक्वल टू NR माइनस NI अपॉन R। NR बताइए हमारा होता था रिफ्रैक्शन जोन का मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम, तो 1.5 अपॉन V निकालना है, NI 1, U इनफाइनाइट है, NR माइनस NI अपॉन R, और R इसका बताइए +10। ये देखो बेटा 1.5 अपॉन V, ये 1/20, तो V बराबर आ गया बताइए 30 सेंटीमीटर, और यही भी हमारा बताओ फोकल लेंथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लिया है तो जहां इमेज बनेगी उसी का नाम होगा फोकस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इस 5 नंबर में हमसे पूछ रहा वेलोसिटी ऑफ फेस एज सीन बाय द बर्ड। तो पहले हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ फेस सीन बाय बर्ड, पोजीशन ऑफ फेस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालेंगे, तब वेलोसिटी निकल के आएगा। अच्छा ये ध्यान देना, यहाँ ये जो इंटरफेस है ये खुद भी नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो एक काम करो, पहले नया फोटो बना लो। हम यहाँ पर एक नया फोटो बना दे रहे हैं। आप क्या करें, इस इंटरफेस को रेस्ट कर दें। ये जो इंटरफेस है इसको आप कर दीजिए रेस्ट। ये इंटरफेस हो गया रेस्ट। और बताओ इंटरफेस के रिस्पेक्ट में ये जो बर्ड है नीचे की तरफ ये 2 से जा रहा है, तो ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा। और ये बताओ ऊपर 8 से आ रहा है और इंटरफेस नीचे आ रहा है, तो ये बताओ इंटरफेस के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा। ये हमारा फेस है, ये फेस है। फेस ऊपर जा रहा है 10 से और ये नीचे आ रहा है 4 से विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरफेस। इंटरफेस को हमने रोक दिया। अब देखिए हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहां बैठ गया। अगर देखा जाए हमें पोजीशन ऑफ फेस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड करनी है, तो ऑब्जर्वर हमने बर्ड को बनाया, ये दूरी x1 मान ली, ये दूरी x2 मान ली। तो बताओ भाई ऑब्जर्वर बर्ड का मीडियम 1 बाहर, बर्ड से हम बताओ फिश तक जाएंगे, तो पहले x1 गए 1 में, फिर x2 गए किस मीडियम में, ये बताओ वाटर है 4/3 में। इसको जरा आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो बताओ ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ फेस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ये 1 बाहर, बताइए भाई x1 का डेरिवेटिव ये आएगा -4 बाई 1 प्लस x2 का डेरिवेटिव -10। x2 घट रहा है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव अपॉन 4/3। तो वेलोसिटी ऑफ फेस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, वेलोसिटी ऑफ फेस विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, माइनस का मतलब समझ आएंगे अभी आपको। तो ये बताओ 4 प्लस 30/4 15/2 यानी -11.5, और ये आ गया मीटर पर सेकेंड। माइनस ये बता रहा है कि पोजीशन फिश की जो बर्ड को लग रही है वो घट रही है, नेगेटिव आ रहा है वेलोसिटी, मतलब पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड इज डिक्रीजिंग। तो बर्ड को लगेगा, इसको लगेगा कि ये फिश उसके पास आ रहा है, तभी तो बताओ बर्ड को लगेगा कि फिश की जो पोजीशन है वो समय के साथ घट रही है। तो बताओ बर्ड को लगेगा कि फिश उसके पास आ रहा है, तो फिश किधर जाता दिखाई देगा, ऊपर की तरफ। तो आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड 11.5 मीटर पर सेकेंड। अब बर्ड नजर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 20/3 J कैप। सेकेंड पार्ट
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सवाल में कह रहे हैं शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन इन फिगर। हमसे कह रहे हैं रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बताइए शॉर्ट ऑब्जेक्ट अगर है तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था -v/u और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता था -v² तो बताइए हमसे रेशियो पूछ रहे हैं, इसका रेशियो ये हमको निकालना है और ये होगा mt/ml। तो ये होगा देखो -v/u डिवाइडेड बाय -v²/u²। तो ये बताओ v/u इंटू u²/v²। तो ये आंसर आ जाएगा, यहां से u/v हमको निकालना है, ये आंसर है रेशियो। अब बताओ u/v निकालें तो कैसे निकाला जाए, बताओ u तो हमें दिख रहा है, लगा दो मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला अगर हम लगाएं तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f प्लस का है, 1/v हमें निकालना है, 1/u माइनस का f/3। तो बताओ ये 1/f ये प्लस 3/f बराबर 1/v। तो यहाँ से देखो 4/f, तो v की वैल्यू आ गई f/4। यहाँ रख दो, u हमारा देखो बेटा f/3 है और v आ रहा है f/4। इसका मॉडुलस ले ले रहे हैं क्योंकि आंसर में केवल मैग्नीट्यूड है, तो आंसर हो जाएगा 4/3 ए पार्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Current diagram shows a concave convex lens. What is the condition in the refractive index so that lens is diverging? बताओ इस लेंस को डाइवर्जिंग होना है, तो डाइवर्जिंग के लिए बताइए जो पावर होना चाहिए वो नेगेटिव, और लेंस के केस में पावर होता है 1/f, यानी बताओ फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए। यानी सवाल बताइए कहाँ पे अटक रहा है कि हमें इसका फोकल लेंथ निकालना चाहिए। तो बताओ इसके अंदर का जो मीडियम है वो μ2 है, तो यहाँ μ2 मान ले रहे हैं, हम इसकी फोकल लेंथ निकालने जा रहे हैं। कुछ याद है आपको, मैंने एक शॉर्टकट बताया था थिन लेंस के लिए, फोकल लेंथ का एक शॉर्टकट बताया था, आखिरी मीडियम μ3 अपॉन फोकल लेंथ, मीडियम क्रॉस करते थे μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। R1 देखिए ये जो सरफेस है ये ऐसे है बेटा, ऐसे प्लेन सरफेस में समझ लेना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लिखा है। तो ये बताइए पहली सरफेस आएगी, बताओ यहां पर -2R, ठीक है, प्लस यहां देखो μ3 माइनस μ2 अपॉन ये बताओ माइनस का R। ये हमारा शॉर्टकट था फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो इसको जरा गौर से देखो बेटा, ये बना μ3 अपॉन फोकल लेंथ, इस माइनस को अंदर कर दो, μ1 माइनस μ2 अपॉन 2R, इस माइनस को अंदर कर दो, तो μ2 माइनस μ3 अपॉन R। बताओ एलसीएम ले लो बेटा 2R, और ये होगा μ1 माइनस μ2 प्लस 2μ2 माइनस 2μ3। ठीक है, तो बताइए जरा यहां पर μ3 अपॉन f बराबर ये बच रहा μ2 माइनस 2μ3 प्लस μ1 अपॉन 2R। हम क्या चाहते हैं कि फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाए, तो जरा समझो दिस नंबर पॉजिटिव, बताइए ये नंबर पॉजिटिव और यहां पर ये नंबर भी पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव होना तो ये नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो आप इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो तभी तो ये नेगेटिव आएगा। तो f को नेगेटिव होने के लिए μ2 माइनस 2μ3 प्लस μ1 लेस देन 0 होना चाहिए, यानी 2μ3 ग्रेटर देन μ1 प्लस μ2 होना चाहिए। ये आंसर होगा। तो आंसर बताइए सेकंड।
बहुत ही बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ। बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, एंड ए कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर, एंड ए कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब माइनस, क्योंकि कॉन्केव कहा गया है। इन तीनों को कॉन्टेंट में रखा गया है। पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो बताओ, याद करो मैंने क्या सिखाया था, 1/f इक्विवेलेंट, 1/f1, 1/f2, 1/f3 होता था। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/40, 1/-40, 1/-15, ये हो गया कैंसिल। तो बताइए भाई, f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। f इक्विवेलेंट आ गया -15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो बेटा, -15/100 -3/20 मीटर। तो बताओ, अगर पावर निकालना है तो पावर होता है 1/f, तो ये डायोप्टर में आएगा, ये डायोप्टर में आएगा और ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई, पावर आएगा -20/3, तो ये बताओ -6.67 लास्ट। देख लीजिए भाई, और ये डायोप्टर में हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाइन नंबर में कह रहे हैं रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेज ऑफ ए प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल 30 डिग्री। तो देखो बेटा, यहां पर एक प्रिज्म कंसीडर करते हैं, ये एंगल है 30। कोई लाइट रे एक फेज पर नॉर्मली आ रहा है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है, तो मान लो ऐसे नॉर्मली आया 90 है ये, तो नॉर्मल के लॉन्ग आया तो I0, तो ये देखो 90 है तो R1 0, R1 होता था नॉर्मल से एंगल, R1 R2 का सम A होता था। तो अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये R2 हो जाएगा 30 डिग्री। हमसे कह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे इज, हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो बताओ, जब ये लाइट रे यहाँ से बाहर जाएगा तो कितने एंगल पे इमर्ज करेगा। तो इस पॉइंट पर आप लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, यहाँ लगाइए स्नेल्स लॉ। तो यहाँ का मीडियम √2 sin 30, यहाँ का मीडियम 1 इंटू साइन ई, ये 1/2, तो ये 1/√2 बराबर साइन ई। ई आ गया बेटा 45, ये एंगल 45 हो गया। अब बताओ, हमको डेविएशन निकालना, डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए। तो I देखो 0, E देखो 45, A हो गया हमारा 30 डिग्री। A जो है बताइए 30 डिग्री। तो बताइए, फिर से करते हैं, I प्लस ई माइनस ए, I0, E 45, E 30, तो आंसर होगा 15 डिग्री थर्ड। राइट, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 10, हमको देखो ये इंसिडेंट रे दिखाई गई है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इंसिडेंट रे जो दिख रही है वो कन्वर्जिंग दिख रही है। कैसी? कन्वर्जिंग। और ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा। तो हमको इमेज बतानी कहाँ बन रही होगी, तो हम लगाएंगे लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला बताओ बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कॉन्वेक्स है तो +15, 1/v हमको निकालना है। u बताइए जरा, u होगा प्लस का 30, u हो जाएगा +30, ये 30 दिया गया, तो u हो जाएगा +30। तो यहां पे ले जाइए जरा, तो 1/v 1/15 प्लस 1/30, एलसीएम लो 30, 2 + 1
पलट दीजिए 10 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। सेकंड, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ दिस सिल्वर्ड लेंस। इस सिल्वर्ड लेंस का हमें पावर निकालना है। तो याद करो जरा, ये जो सिल्वर्ड लेंस होता था, थिन लेंस, जब हम इसकी पॉलिश करते थे तो ये एक इक्विवेलेंट मिरर बनता था, और वो इक्विवेलेंट मिरर 1/Fm0 माइनस बाहर 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/R1 माइनस 2 μ/R2। ये थिन लेंस की पीछे वाली सरफेस को पॉलिश करने पर इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ। तो जरा बताओ बेटा, वैल्यू रखने जा रहा हूं मैं, तो 1/Fm0 माइनस बाहर 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, म्यू है यहाँ का मीडियम, ये माइनस R, 2 μ/R2, ये देखिए प्लस R। ठीक है, हमको चाहिए पावर, तो इस माइनस को डाल रहा हूं, तो माइनस 1/Fm0, ये बना पावर। और ये देखो क्या बन रहा है, जरा देखिए 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/-R और माइनस 2 μ/R। ठीक है, हमें इसका मॉडुलस चाहिए। एक काम करें, माइनस जरा बाहर कर लें पूरे से। ये देखो 2 म्यू माइनस 1/R प्लस 2 μ/R। हमने पूरे से माइनस बाहर कर दिया बेटा। तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो पावर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो बताओ यहां से आप जरा देखिए 2 म्यू माइनस ये 1, तो ये 2 हो जाएगा ये। तो यहां से जरा देखो 2 कॉमन ले लो, तो म्यू माइनस 4 म्यू हुआ ना ये, तो 2 म्यू माइनस 1/R, ये आ रहा आंसर। देख लीजिए भाई यार, ये 2 म्यू माइनस 2 आएगा ना, तो ये आंसर होगा हमारा पावर का। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बहुत ही आसान, ये सब आर्टिकल क्लास में कराए गए हैं। 12 नंबर, ये सवाल देखिए, प्रिज्म का क्वेश्चन है। कह रहे हैं द अटैच्ड फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एंगल डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। द प्रिज्म एंगल पूछा, तो जरा बताओ इस डेल्टा के लिए ये I और एक IA, पता है आपको, अगर ये I1 है तो इसके लिए E1 होगा 60, अगर ये I2 है तो इसका E2 होगा 15 डिग्री। यानी सेम डेल्टा के लिए जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं वो आपस में I और E का पेयर होता है, वो आपस में I और E का पेयर होता है। अगर ये I है तो ये E है, और अगर ये बताओ ये I होगा तो ये E होगा, तो ये आपस में I और E के पेयर होंगे। तो बताओ डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस है, डेल्टा आ रहा है इसके लिए 30, I देखो 15, E देखो 60 माइनस A बताइए जरा, हमें निकालना है। तो प्रिज्म एंगल ये बताओ 75 माइनस 30, 75 माइनस 30, तो आंसर आ गया 45। सेकंड, क्लियर है एकदम से, आगे बढ़ा जाए। 30 नंबर, सवाल में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो पहले डायग्राम को देखिए जरा, इनफाइनाइट से रे आ रही हैं, यानी फार पॉइंट इनफाइनाइट से इस आई लेंस पे पढ़ के यहां बताओ इमेज रेटिना पे ना बन के पहले ही बन गया है। तो जरा बताओ इस आई लेंस वाला जो ऑब्जर्वर है, इसे दूर की इमेज साफ नजर नहीं आ रही है, तो बताओ पास का तो इसे दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसे हम लोग बताओ शॉर्ट साइडनेस कहते थे। इन्होंने कहा कि ए रिप्रेजेंट फार साइडनेस, गलत। फार साइटेडनेस में बताइए ये नहीं है, ये कौन सा है, शॉर्ट साइटेडनेस। फार इसको जो है बताइए पास का दिख रहा है, इनफाइनाइट वाली रे की इमेज बताओ रेटिना पे नहीं बन रही है, तो ये बताओ हमारा बिल्कुल गलत है। इन्होंने रॉन्ग पूछा, इसीलिए हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राइट।
14 नंबर, मुझे लगता है आप लोग इस सवाल को कर लेंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूं। कह रहा फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 मीटर। बताइए मिरर है हमारे पास कॉनकेव और इसकी फोकल लेंथ है 30। Where should an object be placed so that its image 3 times magnified? कह रहे हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें ताकि इमेज 3 गुनी मैग्नीफाइड बने। तो दो संभावनाएं हैं कि एक माइनस इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर रीजन लेते थे, एक फोकस तक और एक पोल तक और एक इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिए 3 संभावनाएं होती थी। हमको इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड चाहिए, रियल चाहिए और इन्वर्टेड चाहिए। तो इमेज रियल बनानी, इन्वर्टेड बनानी। तो देखिए भाई, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रख दें x दूरी पर, तो इमेज सेंटर ऑफ इनफाइनाइट के बीच में 3x दूरी पर बन जाएगा। अगर ये h होगा तो ये 3h रियल, इन्वर्टेड और 3 गुनी बड़ी बनेगी। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रियल बनेगी। हाँ, दूसरी संभावना थी, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता तो इमेज पोल और इनफाइनाइट के बीच में बनती रियल, सॉरी यहां बनती वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। जबकि उन्होंने कहा रियल बनाओ और इन्वर्टेड बनाओ। तो ऐसा एक बार हो पाएगा बस, वो भी कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो लगा दीजिए अब आप मिरर फार्मूला, हमें x निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है भाई, फोकल लेंथ 30 है तो 1/-30 कॉनकेव है, v हो गया -3x, u हो गया बेटा -x। तो एलसीएम लीजिए -3x, तो ये बताओ 1 + 3 और ये हो गया 1/-30। माइनस से माइनस गया तो ये बताइए 120 यानी x आ गया 40। आंसर x आ गया 40, लेकिन हमें आंसर चाहिए विद साइन, तो -40, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन ये चल रहा है। तो x हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो u हो जाएगा -40। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सवाल में कह रहे हैं लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ए बी ऑफ ए प्लेन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री इफ इट डज नॉट इमर्जेस फ्रॉम ए सी। ये लाइट रे यहां से बाहर नहीं निकल रही है। अगर यहां से बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब यहां पर इसका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने जा रहा है। फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। चलिए भाई जरा बताओ यहाँ का R1 क्या होगा? 0, क्योंकि नॉर्मली आया। यहाँ देखो R2, R1 R2 का सम A होता है तो R2 हो गया 60। और अगर लाइट रे को यहाँ से बाहर नहीं निकलना है तो TIR कराना है, तो दिस R2 ग्रेटर इक्वल टू IC, और R2 है 60 डिग्री ग्रेटर इक्वल टू IC। दोनों तरफ साइन ले लो तो साइन 60 ग्रेटर इक्वल टू साइन IC। बताओ बेटा ये √3/2 ग्रेटर इक्वल टू साइन IC। n रेयरर अपॉन n डेंसर, तो n रेयरर 1/n डेंसर हुआ म्यू। तो इसको अगर हम बताओ पलट दें तो बताओ म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2/√3। आंसर ए हो जाएगा। राइट, बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। हमसे कह रहे हैं एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ। बताओ FE दिया गया है 5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 14 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। हमें टेलीस्कोप की लेंथ निकालनी है। तो बताओ नॉर्मल एडजस्टमेंट में m होता था, याद करो, F0/FE। तो ये 14, ये बताओ F0/FE
FE5, तो यहां से बताओ F0 की वैल्यू आ गई 70 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालना है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप तो ये हो जाएगा F0 प्लस FE 70 प्लस 5, आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। 70 नंबर देखो बच्चों, सवाल में कह रहे हैं ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इट इज सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन सरफेस, फाइंड फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग। तो बहुत आसान है यार, बताओ प्लेनो कॉन्वेक्स और इसकी प्लेन सरफेस को हमने पॉलिश करा है। तो ये देखिए कॉन्वेक्स और ये प्लेन, इसको हमने पॉलिश करा है। अंदर का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हमको फोकल लेंथ निकालना है और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है। हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो बताइए जरा, क्या इसका शॉर्टकट मैंने बताया था 1/FM0 माइनस बाहर 2 टाइम्स n माइनस 1/R1 प्लस 10 2n अपॉन R2 इनफाइनाइट प्लेन सरफेस। तो 1/FM0 माइनस बाहर 2 टाइम्स 1.5 माइनस 1/10, तो 1/2 से 2 कट गया, तो FM0 आ गया -10। यानी इसके इक्विवेलेंट जो मिरर बनेगा वो कॉनकेव बनेगा, कॉनकेव मिरर बन के आएगा जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। ए पार्ट, राइट। आगे बढ़िए 18 नंबर, देखिए भाई 18 नंबर में कह रहे हैं कितने रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे बाहर निकलेगा। तो देखिए भाई यहां पे पड़ा, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये 30 डिग्री, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो अगर हम ये दूरी x मान लें, इतनी दूरी, तो बताओ हर एक x में एक रिफ्लेक्शन होगा। देखिए इस x में ये एक रिफ्लेक्शन, अगले x में फिर ये रिफ्लेक्शन, फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ होगा, और फिर बताइए अगले x में ये रिफ्लेक्शन। तो हर एक x के हिस्से में एक एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जितने होंगे नंबर ऑफ x उतने ही होंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब x कैसे निकाले जाए, x कैसे निकाले जाए, तो ये x की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं, यहां लगाओ जरा tan 30, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हुआ x अपॉन, ये देखिए 0.3, तो x आ गया भाई 0.3 अपॉन √3। ठीक है भाई, हमको नंबर ऑफ x निकालने, तो टोटल लेंथ 3√3 अपॉन 0.3 अपॉन √3, तो ये हो गया 9 अपॉन 0.3, तो ये 90/3 यानी 30 आंसर हो जाएगा। सेकंड, नंबर देखिए भाई, सवाल में कह रहे हैं एन एक्रोमैटिक कन्वर्जेंट डबलेट ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट एज ए पावर ऑफ +2 डायोप्टर। तो ये बताओ पावर इक्विवेलेंट दिया है और ये होगा P1 + P2। तो ये देखो +2 डायोप्टर, 2 लेंस को हमने कॉन्टैक्ट में लगाया है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर है +5 डायोप्टर, कॉनकेव का आ गया -3 डायोप्टर। चलिए भाई ये P2 है और P1 सवाल में ऑलरेडी दिया +5 डायोप्टर। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लेंसेज। डिस्पर्सिव पावर के लिए हमें रिलेशन निकालना, तो बताओ बेटा, अगर एक्रोमैटिज्म है, अगर एक्रोमैटिज्म है तो LCA नेट 0, तो क्या कंडीशन थी, ω1 के साथ P1
ओमेगा 2 के साथ P2 बराबर 0। तो बताओ ओमेगा 1 P1 हो गया +5, ओमेगा 2 P2 हो गया -3 बराबर 0। तो यहां से बताओ ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 3/5 आंसर आ रहा है। ठीक है, 20 नंबर देखिए। सवाल में कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री एंगल इज √2 एट व्हाट एंगल द रे बी इंसिडेंट ऑन इट सो दैट द मिनिमम डेविएशन टेक्स प्लेस। बताओ मिनिमम डेविएशन कराना है। ध्यान दीजिए, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल है 60 डिग्री और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। कह रहे हम कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट करें, ये आई निकालना है। तो जरा बताओ जब मिनिमम डेविएशन होता था तो ये R1 R2 बराबर और a/2, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा और यहां से बाहर जो निकलता था वो I बराबर E होता था। तो याद करिए जरा, मिनिमम डेल्टा के लिए I बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर a/2 होता था। तो यहां बताओ डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हो गई I + E - A। तो बताओ यहां पर हमको I तो निकालना है, I, चलिए खैर इसकी हमको जरूरत नहीं है, हमें I निकालना। तो इस पॉइंट पर आप सीधा स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो यहां देखो एयर इंटू साइन I √2 इंटू साइन 30। बताओ बेटा साइन 30 हाफ होगा तो ये 1/√2 आएगा। तो I बताओ 45 आ गया आंसर, 45। 21 देखो भाई, कह रहे हैं इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, वायलेट एंड येलो कलर are 1.42, 1.62 and 1.50 respectively for a medium, then dispersive power बताइए। ओमेगा मैंने पढ़ाया था dN अपॉन n - 1। तो ये बताओ NB - NR अपॉन NY - 1 होता था। तो बताइए वायलेट कलर के लिए 1.62 माइनस रेड कलर के लिए 1.42 अपॉन NY 1.5 - 1। तो ये बताओ बेटा यहां से 0.2 अपॉन 0.5, तो आंसर आ रहा है 0.4। 22 नंबर देखिए। A simple microscope has a focal length of 5 centimeter. The magnification at the least distance of distinct vision। बताओ इस केस में मैग्निफिकेशन 1 + D/F होता था। मैग्निफिकेशन आता था 1 + D/F। तो 1 + लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 अपॉन F हो गया 5। आंसर आएगा 6। 23 देखिए बच्चों, सवाल है एक ग्लास प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है और यहां पे TIR हो रहा है, देन थीटा इज गिवन बाय। तो बताओ ये थीटा है, यहां से नॉर्मली आया तो देखो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर ये 90 है और ये थीटा थी 90 - थीटा, तो ये थीटा। अगर यहां TIR होना है तो दिस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू IC, राइट। या तुम चाहो तो लिमिटिंग कंडीशन में लिख सकते हो कि थीटा ग्रेटर देन IC, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बताओ दोनों तरह अगर मैं साइन ले लूं तो साइन थीटा साइन IC, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन
साइन आईसी होता है एन रेयरर अपॉन एन डेंसर। एन रेयरर बताइए वाटर है और एन डेंसर बताइए ग्लास है। ये देखो 4/3 अपॉन 3/2, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9, ए पार्ट आंसर, ए पार्ट आंसर। 24 नंबर कह रहे हैं ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री when the reflected and refracted wave are perpendicular to one another, then refractive index will have the value of, बताइए भाई। सवाल कुछ ऐसा, ये एक बाउंड्री है, ये हमारा इंसिडेंट रे, यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा ग्लास स्लैब है, इधर का मीडियम ग्लास है, हमें इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो बताओ यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है, मैंने पढ़ाया था आपको कि 20% के आसपास रिफ्लेक्शन, और ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि डेंसर मीडियम है। ये एंगल आर, बेटा ये एंगल 90 दिया है पूरा, ये 90 दिया है, अगर ये 90 है तो बताओ ये पूरा 180 होगा, तो 90 + 60 150, तो आर आ गया 30। अब यहाँ पे लगा दो स्नेल्स लॉ, तो 1 × sin 60 n × sin 30, ये देखो √3/2 n/2, n आ गया बेटा √3, आंसर, ठीक है। 25 सवाल पढ़ लीजिए। ए फेस लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेंट इन ए सर्कुलर हॉरिजन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर 4/3 एंड फेस इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये इंटरफेस है, यहां पे वो फेस है। फेस देखिए कहां तक देख पा रहा होगा, जो लाइट रे स्ट्रेट जा रही होगी वो तो स्ट्रेट निकल जाएगी। इस रे की बात करेंगे जिसका एंगल आईसी होगा, ये बाउंड्री को रगड़ के जाएगी, ये 90 बनेगा। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा होगा, ये आईसी होगा। तो इतने एरिया में ये सर्कुलर ऑरिजिन, इतने एरिया में से वो बाहर देख पा रहा है, हमें यही रेडियस निकालनी है, हमको यही रेडियस निकालनी है। तो चलो बेटा यहां पर साइन आईसी क्या होगा, एन रेयरर अपॉन एन डेंसर 3/4। तो बताओ 10 आईसी क्या होगा, साइन आईसी होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/√7। ये देखो बेटा √7 कैसे आ गया, समझ लो पहले अच्छे से। ये 3/4 है तो 4 हाइपोटेनस है, तो रूट के अंदर 4² - 3² √7। अब यहां लगा दो tan थीटा, तो ये आर है, और ये बताओ हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यहां लगा दो tan आईसी r/12, तो रेडियस आ गई 12 tan आईसी। 12 और tan आईसी की वैल्यू है 3/√7, आंसर होगा 36/√7, लास्ट आंसर। नोट करिए, ऐसा आर्टिकल भी मैंने क्लास में कराया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। यहां से सवाल आ रहे हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स। 26 द रेन ड्रॉप्स रीच द अर्थ विद डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी हैविंग रेशियो 9:1, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बताओ टर्मिनल वेलोसिटी
प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो बताओ V1/V2 टर्मिनल 9/4 दिया है, तो ये R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो R1/R2 की वैल्यू बताओ बेटा 3/2। तो हमको उनके वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, तो ये होगा 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो ये आएगा R1/R2 का पावर 3, और R1/R2 3 है, तो 3/2 का पावर 3। आंसर 27/8, लास्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। 27, बहुत ही बढ़िया सवाल, आसान सवाल। बताइए, यहां पे जो वेलोसिटी होगी V1, यहां वेलोसिटी होगी V2, और V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा, क्योंकि यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया, यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था। तो एरिया अगर घटता जाएगा तो फ्लो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब आओ, लेवल देखो, दोनों का लेवल सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल बराबर है। तो बर्नौली थ्योरम कहता है तीनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो जरा तुम सोचो, अगर यहाँ काइनेटिक बढ़ा तो बताओ प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बराबर है, और काइनेटिक अगर बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा। तो बताओ P2 लेस देन P1 होगा। तो सोचिए जरा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, लाइक दिस। इसके बाद अचानक से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो प्रेशर घट जाएगा, और फिर बताओ ये ट्यूब अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पोटेंशियल बराबर है बेटा, काइनेटिक बढ़ गई तो प्रेशर घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहे हैं, ये बताओ 10 सेंटीमीटर है, अपर लेवल सेम कहा गया है। अगर ये 10 है तो ये थोड़ा नीचे तक होगा, यहां तक मान लो, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये 10 यहां तक है तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो हमको बताओ डेंसिटी लिक्विड वाई की निकालनी है, और वाई लिक्विड बेटा ये है, और एक्स 10 सेंटीमीटर तक भरा गया है, ठीक है। और ये बताओ मरकरी है, ये मरकरी है, सवाल पढ़ो। मरकरी की डेंसिटी 13.6। चलो यहां पे हम एक पॉइंट ले ले रहे हैं 1 पॉइंट, यहां पे ले रहे हैं 2 पॉइंट। चलो भाई, 1 पॉइंट का प्रेशर और 2 पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए। 1 का प्रेशर देखो, यहां का प्रेशर होगा PATM प्लस ये रो वाई का जो हमें निकालना है GH, H हो गया 8 प्लस रो मरकरी G इंटू 2 सेंटीमीटर, और ये बराबर PATM प्लस डेंसिटी X का रो GH 10। ये देखो कटा, हमको रो वाई निकालना है, G भी कट गया, इंटू 8 प्लस 13.6 इंटू 2। X की डेंसिटी बताओ कितनी होगी। तो जो X है उसकी डेंसिटी बताइए 3.36 इंटू 10। तो रो वाई इंटू 8 बराबर ये हुआ 33.6 माइनस 27.2, ठीक है। और ये 6.4 आ गया, रो वाई इंटू 8। तो बताओ रो वाई की वैल्यू आ गई बेटा 0.8 ग्राम पर सीसी। आंसर 29 में कह रहे हैं द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप इज 6 यूनिट। बताओ एक्सेस प्रेशर 2T/R, ये 6 यूनिट दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा अगर 8 ड्रॉप, इफ 8 सच ड्रॉप्स कंबाइन देन एक्सेस प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन इनसाइड द लार्जर ड्रॉप। तो देखो 8 ड्रॉप का वॉल्यूम मिला करके एक बड़ा वॉल्यूम, तो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर बराबर आ गया 2r। तो अब जो एक्सेस प्रेशर आएगा पहले जो रेडियस थी वो 2t बाई स्मॉल आर थी, अब जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो 2t बाई कैपिटल आर। तो यहां पे जरा देखिए ये आएगा 2t बाई 2r। तो इसका बताइए आधा आ रहा है 3 यूनिट। आंसर 30 नंबर। पढ़िए सवाल। कह रहे वाटर इज पोर्ड इन ए टैंक थ्रू ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड इजेक्टिंग वाटर एट ए कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। द टैंक कंटेन ए होल ऑफ एरिया a/2 एट द बॉटम। द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक विल नॉट गो अप बियॉन्ड। बताइए ये एक टैंक है, यहां पर एक ऑरिफिस बनाया गया है a/2 एरिया का, और यहां से एक ए एरिया से लिक्विड आ रहा है ऐसे, और उस लिक्विड की फ्लो वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं एक हाइट के बाद ये लिक्विड बढ़ना बंद हो जाता है, ये हाइट कांस्टेंट। तो याद करो मैंने कहा था जब स्टेडी स्टेट आएगा तो जितना लिक्विड पर सेकेंड यहां से अंदर आएगा उतना ही लिक्विड पर सेकेंड यहां से बाहर जाना चाहिए। तो लगा दो भाई a1b1 बराबर a2b2। तो देखो a इंटू 4 a2 हुआ a/2 रूट के अंदर 2gh, और जो यहां पर फ्लो वेलोसिटी होती थी बताओ वो होती थी √2gh। बर्नौली थ्योरम से निकालते थे। तो यहां से जरा देखो a से कट गया 8 बराबर रूट के अंदर 2gh स्क्वायर कर दो बेटा 64 बराबर 20h। तो 6.4/2 3.2 बराबर h। तो आंसर आएगा 3.2 मीटर। 31 देखिए भाई। कह रहे हैं lead sphere of mass m fall in a viscous liquid with terminal velocity v0। another lead sphere of mass 8m हो गया will fall through the same liquid with terminal velocity। बताओ भाई terminal velocity proportional to r square। तो पहले मास m था, टर्मिनल वेलोसिटी v0 थी। तो देखो v0 प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ध्यान देना जब मास m था लेड है तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। बाद में मास 8m हुआ, डेंसिटी वही रहेगी 4/3 पाई r डैश का क्यूब। r डैश हमारा 2r आ गया, डिवाइड कर दीजिए। रेडियस बताओ डबल हो गई, और रेडियस डबल हो गई तो नई टर्मिनल स्पीड प्रोपोर्शनल टू 2r का स्क्वायर, तो डबल 4 टाइम्स हो जाएगी। तो बताओ क्या ये 4v0 आ जाएगी? यस, आंसर सेकंड। अगर रेडियस डबल तो टर्मिनल स्पीड r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। 32 नंबर मैं मान रहा हूं आप कर लेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो लास्ट है, ये मैं मान रहा हूं आप सवाल कर लेंगे। आगे देखिए 33। The rate of outflow of liquid through an orifice does not depend upon। बताओ भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड dV/dt वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड
याद करो ये होता था एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी, ये होता था एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी आता था √2gh। तो ये देखो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया है तो πr², हाइट पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन g पे भी डिपेंड कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आंसर लास्ट, राइट। 34 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, सवाल पढ़ लो। द फिगर बिलो शोज द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप, 3 ट्यूब A, B, C are connected to the pipe. The radii of the tube A, B and C junction 2 cm, 1 cm and 2 cm। यहाँ का डायमीटर और यहाँ का डायमीटर बराबर, तो बताओ यहाँ जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहाँ होगी, लेकिन यहाँ डायमीटर छोटा है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर बताओ जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा लेवल सेम है, तो अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएं ऐसे ओरल, तो बताओ जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, एरिया जहाँ कम हो वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, तो यहाँ काइनेटिक ज़्यादा तो प्रेशर कम, और अगर प्रेशर कम तो बताओ हाइट कम होनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ का प्रेशर कम आएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ प्रेशर PATM प्लस ρgh। तो यहाँ का प्रेशर कम कब आएगा, जब ये हाइट कम होगी। तो इसका मतलब HA और HC बराबर होगा और ये बड़ा होगा HB से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी B का ज़्यादा होगा, A और C पर काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी बराबर, पोटेंशियल देखो तीनों जगह बराबर है, पोटेंशियल तीनों जगह बराबर है, और यहाँ पर प्रेशर जो है, जहाँ काइनेटिक ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो भाई बताइए 34 नंबर में आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब A एंड C आर सेम। लास्ट 35 नंबर देखिए, कह रहे हैं टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h, वाटर इज अलाउड टू कम आउट फ्रॉम ए होल in one wall at depth h below the surface of water, express horizontal distance x in term of h। बहुत आसान, सबसे पहले बताओ यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसकी फ्लो वेलोसिटी √2gh, ये वाली हाइट आएगी √2gh, हमें रेंज निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, तो ये देखो h माइनस h, तो मोशन अलॉन्ग y लगा करके हाफ AT², ये 0 है, यहाँ से लिक्विड को यहाँ पहुँचना है तो h माइनस h नीचे जाना है, हाफ AY हो गया GT², टाइम आ गया रूट के अंदर 2 टाइम्स h माइनस h/g। तो बताओ रेंज हो जाएगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ लाइट, तो 2gh इंटू रूट के अंदर 2 टाइम्स h माइनस h/g, 2 बाहर आ गया रूट के अंदर, h इंटू h माइनस h, ये आंसर। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, थर्ड पार्ट। 36 36 में कह रहे हैं ए कैपिलरी ट्यूब of radius r is immersed in water and water rises in it to height h. The mass of the water in capillary tube is m. If the radius of the tube is doubled, radius double कर दिया, the mass of the water that will rise in the capillary tube will now be। बताओ कैपिलरी ट्यूब के लिए H1R1 बराबर H2R2 होता था, तो बताओ पहले हाइट h थी, पहले हाइट h, रेडियस मान लो r, बाद में हाइट बताइए कितनी कर दी गई है, नहीं बाद में रेडियस डबल कर दी गई है, तो h डैश और ये रेडियस डबल, तो h डैश हाइट हो गई पुरानी वाली हाइट का आधा।
तो पहले जो लिक्विड था उसका मास m था, तो m मास क्या होगा, डेंसिटी वाटर का वॉल्यूम, तो रो इंटू 4/3 छोड़ दीजिए क्योंकि जो ट्यूब है वो सिलेंड्रिकल है। तो आप एक काम करो, ऐसे समझो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यहां तक लिक्विड भरा है, ऐसे इतनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ा है, तो ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होगा रो इंटू पाई r स्क्वायर h। अब दोबारा में जो मास होगा, रो वही है वाटर, पाई रेडियस डबल हो गई तो 2r का स्क्वायर, और हाइट बेटा आधी हो गई। तो जरा गौर से देखिए, यहां से 4 2 कट जाएगा, 2 फैक्टर बाहर आएगा, रो पाई r स्क्वायर h, ये पुराना वाला मास। तो नया मास जो कैपिलरी ट्यूब में होगा वो डबल हो जाएगा, आंसर 2m। ये रिलेशन याद करिए, मैंने सरफेस टेंशन बढ़ाया था। लिक्विड कभी भी कैपिलरी ट्यूब से बाहर नहीं आता है, अगर रेडियस तुम डबल करोगे तो हाइट आधी हो जाएगी। 37 पढ़ो। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब। जरा याद करो, जब हम वाटर में किसी ट्यूब को डिप करते थे तो ये बताइए लिक्विड इस ट्यूब में राइज कर जाता था, राइज, और ये मेनिस्कस जो है कुछ ऐसा बनता था, कॉनकेव मेनिस्कस बनता था, और यहां पे जो हम सॉलिड पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे लिक्विड पर, और इस एंगल को इनसाइड द लिक्विड जो एंगल बनता था इसे बोलते थे कॉन्टेक्ट एंगल। और ये कॉन्टेक्ट एंगल बताओ इस केस में लेस देन 90 यानी एक्यूट एंगल होगा। 38 हमसे कह रहे हैं रेडियस ऑफ सोप बबल इज r and the surface tension of soap solution is T. Without increasing the temperature, how much energy will be needed to double its radius? तो बताओ, इसका मतलब हमें वर्क डन पूछा है, तो T इंटू डेल्टा ए। तो देखो सरफेस टेंशन T डेल्टा ए, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बेटा ये सोप सरफेस है, तो ये देखो 2 लेयर होंगी, तो 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस आपने डबल कर दिए 2r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, और यहां पर भी 2 फैक्टर आएगा, यहां पर भी 2 फैक्टर आएगा क्योंकि 2 सरफेस हैं सोप सोल्यूशन। तो मैं तो कह रहा हूं 2 बाहर ही कर लो, 4 पाई भी बाहर कर लो, अंदर देखो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर, 4 2 8 24 T पाई r स्क्वायर, 24 T पाई r स्क्वायर आंसर। 39 नंबर एकदम वैसे ही सवाल है। एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स, सर्विस टेंशन T, देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस। बहुत आसान। तो वर्क डन बताओ, T इंटू डेल्टा ए, इसी को फ्री सरफेस एनर्जी बोलते थे। तो ये देखो A फाइनल माइनस A इनिशियल, तो ये बताओ A फाइनल क्या होगा, A ड्रॉप का एरिया 4 पाई R फाइनल का स्क्वायर माइनस 4 पाई R इनिशियल का स्क्वायर, और R इनिशियल बताओ R कहाँ गया है, R इनिशियल R है, तो ये बताओ 4/3 पाई R क्यूब, ये डिवाइड हो गया 8 इंटू 4/3 पाई R फाइनल का क्यूब। तो यहां से बताओ R फाइनल आ गया R/2, यहां रख दीजिए, ये 8 ड्रॉप है, 8 इंटू 4 पाई, ये रेडियस आधी हो गई, और ये 4 पाई R स्क्वायर। या 4 से 4 कट गया बेटा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, तो आंसर आएगा T इंटू 4 पाई R स्क्वायर, T इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 39 हो गया। 40 नंबर देखो बेटा,
ये बढ़िया सवाल है, जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो जरा ध्यान दीजिए, जब हम इसको स्प्रिंग बैलेंस को इस कंटेनर में डुबोएंगे तो ये ब्लॉक इसको नीचे दबाएगा बायंसी से, इस पर बायंसी ऊपर लगेगा। तो बताओ जैसे इस ब्लॉक पर बायंसी ऊपर लगेगा तो इसकी रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी, इसकी रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी। और ये जो टेबल है इस पे जो लोड है, एक तो इसका लोड होगा, लिक्विड का mg होगा, प्लस बायंसी ऐड होके आएगा, तो इसकी जो रीडिंग होगी ये वाली रीडिंग इंक्रीज कर जाएगी, ये रीडिंग इंक्रीज कर जाएगी। यानी बता इसकी रीडिंग क्या आएगी, इसकी रीडिंग आएगी mg माइनस बायंसी, और इसकी रीडिंग आएगी, मान लो लिक्विड का मास कैपिटल M, कैपिटल mg प्लस बायंसी। तो एक की रीडिंग बायंसी घट जाएगी, दूसरी की रीडिंग बायंसी बढ़ जाएगी, लेकिन सम ऑफ रीडिंग कांस्टेंट। तो इसका आंसर बताओ, बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg, ब्लॉक 2 kg है तो ये देखो 2 kg से कम रीड करेगा, और इसमें कंटेनर में जो लिक्विड भरा है वो 5 kg, तो ये 5 kg से ज़्यादा रीड करेगा, लेकिन सम ऑफ बोथ रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, दोनों को ऐड करें, सम ऑफ बोथ रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, सम ऑफ बोथ रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ये बताइए, अगर हमारा 2 kg का है तो स्प्रिंग बैलेंस 2 kg से कम शो करेगा, और लिक्विड अगर अंदर 5 kg है तो ये 5 kg ज़्यादा शो करेगा, लेकिन दोनों का सम 7 kg ही आएगा। ठीक है, 41 बढ़िए। ए वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी D immersed in water of density small d to a depth h below the surface of water। बताइए, ये वाटर है, यहाँ से h नीचे, यहाँ पर एक वुडन बॉल जिसका डेंसिटी d है, लिक्विड का डेंसिटी स्मॉल d है। कह रहे अप टू विच हाइट विल द बॉल जंप आउट ऑफ वाटर व्हेन इट इज रिलीज्ड। यहाँ से हम इसको छोड़ रहे हैं तो देखो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा बायंसी, तो ये ऊपर एक्सेलरेट करके जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे जाके वेलोसिटी अच्छी खासी हो जाएगी मैक्सिमम। तो पहले हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी सरफेस पर। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, बायंसी माइनस mg बराबर है में, बायंसी होता है डेंसिटी लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी स्मॉल d कही गई है, वॉल्यूम समझ v इंटू जी, माइनस डेंसिटी बॉडी, वॉल्यूम बॉडी पूरा डूबा इंटू जी। तो वॉल्यूम समझ पूरा लिख दिया क्योंकि पूरा डूबा है, डेंसिटी बॉडी वॉल्यूम बॉडी इंटू ए। तो यहाँ देखो v कट गया, a की वैल्यू स्मॉल d माइनस कैपिटल D g अपॉन ए, नो अपॉन कैपिटल D, ये आ रहा है, ये आ गया a, देख लो। तो यहाँ जो वेलोसिटी आएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as की जगह हो गया h। a की वैल्यू ये है हमारी, अभी बाद में रख देंगे। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो बायंसी लगना बंद, केवल इस पर अब ग्रेविटी लगेगा, और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा रिटार्ड करते जाएगा, और यहाँ वेलोसिटी 0। तो ये हाइट हमको भाई निकालना है। तो चलो भाई इसको यहाँ 0 कर दो, तो 0 का स्क्वायर v स्क्वायर 2ah माइनस 2g y, तो y बराबर a अपॉन g, a की वैल्यू ये है, g कट जाएगा तो d माइनस कैपिटल D अपॉन कैपिटल D, तो d बाई कैपिटल D माइनस 1। देख लो बेटा, और इंटू h, तो आंसर हो जाएगा कि जो y आएगा वो d अपॉन कैपिटल D माइनस 1 इंटू h। यानी लॉजिक क्या है कि यहां से यहां तक ये एक्सेलरेट करके जाएगा, और एक्सेलरेशन बायंसी माइनस mg बराबर ma से आएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा ग्रेविटी की वजह से रिटार्ड होगा, क्योंकि यहाँ बायंसी लगना बंद हो जाएगा, और रिटार्ड करके y हाइट में 0। तो ये हाइट आ गई।
42। बहुत ही आसान सवाल है बेटा। अगर ये बीच में है तो इसकी डेंसिटी रो 3, बताओ रो 3 रो 1 से बड़ा होगा और इसमें तैर रहा है तो रो 2 से छोटा होगा। तो रो 3 रो 1 से बड़ा, रो 2 से छोटा। थर्ड आंसर। ये देखो रो 1 में डूब गया है तो इस बॉडी की डेंसिटी रो 1 से तो बड़ी होगी, लेकिन रो 2 में नहीं डूब पाया पूरा, इसका मतलब रो 2 से छोटी होगी। 43। बताइए भाई, ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर if the entire arrangement is put in a free falling elevator। बताओ भाई, एक कैपिलरी ट्यूब है और इसको हमने फ्री फॉलिंग एलिवेटर में रख दिया, ये एक लिफ्ट में है और ये जी से नीचे आ रहा है, तो आपको पता होगा जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। और जी इफेक्टिव 0 तो याद करो जरा जो हाइट आती थी वो 2T/r रो जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव 0 तो हाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब होता था जितना ट्यूब की लेंथ अवेलेबल है पूरा लेंथ तक वाटर चढ़ जाएगा। तो इस सवाल में जो ट्यूब है उसकी लेंथ बताइए कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो वाटर बताओ 20 सेंटीमीटर हाइट तक राइज कर जाएगा, बाहर नहीं निकलना है। याद करो लिक्विड बाहर नहीं निकलता था, ये इनफाइनाइट हाइट तक जाना चाहता। अगर ये ट्यूब 40 सेंटीमीटर का होता तो 40 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ जाता। तुम कहो सर फिर क्या होता, 40 तक कैसे चढ़ता? 20 पे चढ़ करके अगर उसने R का मेनिस्कस बनाया तो 40 पे चढ़ के वो R/2 का मेनिस्कस बनाता, ताकि H1R1 बराबर H2R2 होल्ड करे। सब बता चुका हूं मैं, वीडियो लेक्चर में भी है, ये आर्टिकल मैंने क्लास में कराया है। 44। कभी भी ऐसा सवाल हो कि फ्री फॉल कर रहा है तो हाइट इनफाइनाइट जाना चाहता है, इनफाइनाइट का मतलब जितना ट्यूब अवेलेबल है वो पूरी हाइट लिक्विड चढ़ जाएगा। 43 में कह रहे हैं, सॉरी 43 हो चुका, 44 देखिए, ये ऑप्टिक्स का सवाल है। √3 में, √3 ये तो जब यहां पे लाइट रे नॉर्मल से बाहर आएगा ऐसे, तो कह रहे ये कितना एंगल होगा थीटा। तो मैंने आपको कहा था अगर बाउंड्री पैरेलल हो तो हम किन्हीं भी दो मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो पहला मीडियम 1 × sin 60, तीसरा मीडियम √3 sin थीटा। अगर बाउंड्री पैरेलल होती थी तो मैंने क्या सिखाया था, आप किन्हीं भी दो मीडियम के लिए डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगाइए। तो ये देखो √3/2, ये √3 sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू हाफ हो गई, तो बताओ बेटा थीटा 30 डिग्री आ गया आंसर 30। अब आ रहा है आखिरी सवाल 45, बहुत ही आसान सवाल है, पढ़ लीजिए। कह रहे व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10। जरा बताइए, कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है। अगर लो रेडियस 10 है तो आपने पढ़ा होगा R बराबर 2F मिरर के लिए, तो फोकल लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। याद करो हम यहाँ 4 रीजन लेते थे। एक रीजन ये था माइनस इनफाइनाइट से पोल के बीच, यहाँ पोल से फोकस, फोकस से सेंटर और सेंटर से इनफाइनाइट। याद करो ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं भी रखा जाए, इमेज पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज बनती थी। तो जरा बताइए, इमेज हमारा ऑब्जेक्ट पोल और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी होगा, इमेज पोल और फोकस के बीच। तो बताओ जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होगा तो इमेज मैक्सिमम फोकस तक जा सकती है, और ये दूरी मैक्सिमम कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यही तो पूछा है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट
फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, तो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये बच्चों 8 नंबर टेस्ट हमने डिस्कस कर दिया। आप लोग टेस्ट देते रहिए और अभी फुल टेस्ट भी आपका 25 से स्टार्ट हो चुका है। आप फुल टेस्ट देंगे 25 से और उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।